बीए पाठ द्वितीय के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान, सहआचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय में। हमारा जो विषय था वो था द्वैध शासन प्रणाली दायर की। द्वैध शासन प्रणाली दायर की। इसमें हम द्वैध शासन प्रणाली की असफलता के कारण कर रहे थे। हम इसमें जो कर रहे थे वो था द्वैध शासन प्रणाली की असफलता के कारण, जिसमें हमने दो प्रकार की असफलता के कारण के रूपों का उल्लेख कर लिया था। दो प्रकार की असफलता के कारण के रूपों का उल्लेख किया था। पहला था योजना में अंतर्निहित दोष और दूसरा है अन्य परिस्थितियाँ। योजना में अंतर्निहित दोष और दूसरा अन्य परिस्थितियाँ। हमने योजना में अंतर्निहित दोष जो है पहला, उसमें उसका पहला पॉइंट, पहला बिंदु जो कि सिद्धांततः दोषपूर्ण है, सिद्धांततः दोषपूर्ण है, कर लिया था। द्वैध शासन प्रणाली सिद्धांततः दोषपूर्ण है, इसको कर लिया था। आज हम करेंगे दूसरा और आगे के दोष, दूसरा दोष और आगे के दोष, अंतर्निहित दोष जो है। तो दूसरा अंतर्निहित दोष क्या आता है? दूसरा आता है विषयों का अतार्किक और अव्यावहारिक विभाजन। विषयों का अतार्किक, जिसका कोई तर्क ना हो, और अव्यवहारिक, जो व्यवहारिक ना हो, विभाजन। अतार्किक और अव्यवहारिक विभाजन। 1919 के अधिनियम, 1919 का जो अधिनियम था उसमें जिन विषयों का विभाजन किया गया था, जितने भी विषय थे जिनका विभाजन किया गया था, वो इतना बेढंगा था। बेढंगा मतलब जिसमें कोई ढंग ना हो, बेढंगा था कि उसमें अधिक अतार्किक और अव्यावहारिक विभाजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उससे अधिक, इतना बेढंगा था कि उससे अधिक अतार्किक और अव्यावहारिक विभाजन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मतलब इतना अधिक बेढंगा था जो विषयों का विभाजन किया गया था कि वह इससे अधिक अतार्किक और अव्यवहारिक की कल्पना नहीं की जा सकती है। मद्रास के भूतपूर्व मंत्री, मद्रास के जो भूतपूर्व मंत्री थे सर वी के रेड्डी, सर वी के रेड्डी ने अपने विभाग की अपंगता का वर्णन करते हुए कहा था, उन्होंने अपने ही विभाग की अपंगता, अपंगता मतलब अपंगता का वर्णन करते हुए कहा था कि, क्या कहा था उन्होंने, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, मैं वन के बिना विकास मंत्री था, मैं वन के बिना विकास मंत्री था। थोड़ा लंबा इसी में है, सिंचाई के बिना कृषि मंत्री था, सिंचाई के बिना कृषि मंत्री था। कृषि मंत्री के रूप में मेरा मद्रास के कृषकों के ऋण कानून या भूमि के विकास संबंधी ऋण संबंधी कानून से कोई संबंध नहीं था, कोई संबंध नहीं था, कॉमा, अकाल पीड़ितों की सहायता से भी मेरा कोई संबंध नहीं था, अकाल पीड़ितों की सहायता से भी मेरा कोई संबंध नहीं था। सिंचाई, कृषि, सिंचाई, कृषि ऋण, भू सुधार ऋण और अकाल सहायता विभाग पर किसी भी नियंत्रण के बिना कृषि मंत्री की कार्य क्षमता का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। उन्हीं के वर्ड्स हैं, आगे आ रहे हैं। इसके पश्चात मैं उद्योग मंत्री हुआ, इसके पश्चात मैं उद्योग मंत्री हुआ, परंतु कारखाने, बिजली, जल शक्ति, खनिज पदार्थ और श्रम मेरे अधीन नहीं थे। यह सब रक्षित विषय थे। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। तो क्या कहा मद्रास के भूतपूर्व मंत्री सर वी के रेड्डी ने, क्या कहा, क्या बताया उन्होंने? अपंगता का वर्णन करते हुए बताया कि, क्या बताया कि मैं वन के बिना विकास मंत्री था, मतलब वन नहीं था मेरे पास, मैं विकास मंत्री था लेकिन मेरे पास कोई वन नहीं था, मैं विकास किसका करूं? सिंचाई के बिना कृषि मंत्री था, कृषि मंत्री था लेकिन सिंचाई नहीं थी। कृषि मंत्री के रूप में मेरा मद्रास के कृषकों
से ऋण कानून या भूमि के विकास संबंधी ऋण संबंधी कानून से कोई संबंध नहीं था। कृषि मंत्री था, लेकिन मद्रास के कृषकों से ऋण कानून या भूमि के विकास संबंधी ऋण संबंधी कानून से मेरा कोई संबंध नहीं था, किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं था। अकाल पीड़ितों की सहायता से भी मेरा कोई संबंध नहीं था, अकाल पीड़ितों की सहायता भी मैं नहीं कर सकता था। सिंचाई, कृषि ऋण, भू सुधार ऋण और अकाल सहायता पर किसी भी नियंत्रण के बिना, यदि इन पर किसी नियंत्रण नहीं होता है, किस पर? सिंचाई, कृषि ऋण, भू सुधार ऋण और अकाल सहायता विभाग पर यदि किसी मंत्री का नियंत्रण नहीं होता है तो उसकी कार्य क्षमता पर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या उसकी कार्य क्षमता होगी, क्या करेगा जब इन विभागों पर उसका नियंत्रण नहीं है। तो इसके पश्चात उन्होंने आगे लिखा है कि इसके पश्चात मैं उद्योग मंत्री हुआ, कृषि मंत्री हुआ, अब उद्योग मंत्री हुआ। उद्योग मंत्री तो हो गया, परंतु कारखाने, बिजली, जल शक्ति और खनिज पदार्थ और श्रम, कौन कौन से? कारखाने, बिजली, जल शक्ति, खनिज पदार्थ और श्रम मेरे अधीन नहीं थे। उद्योग मंत्री हुआ, लेकिन उद्योग से संबंधित जो विभाग हैं वो मेरे अधीन नहीं थे, किसी जो मंत्री उनके अधीन नहीं थे। यह सब रक्षित विषय थे, ये जितने भी थे इनको रक्षित विषयों में रखा गया था। मैंने आपको बताया था रक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। रक्षित विषय किसके पास थे? गवर्नर और उसके प्रति उत्तरदायी कार्यकारिणी के सदस्यों के पास थे। हस्तांतरित विषय लोकप्रिय मंत्रियों को दे दिए गए थे प्रांत में। तो जितने भी ये सब थे, उद्योग मंत्री होते हुए भी उनके पास किसी प्रकार का कुछ नहीं था, क्योंकि ये सब रक्षित विषय थे। इसके अतिरिक्त, ये तो एक मंत्री की आवाज़ है, एक मंत्री की बात थी, इसके अतिरिक्त विभाजन इस प्रकार किया गया था, विषयों का विभाजन इस प्रकार किया गया था कि हस्तांतरित विषयों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों को किसी भी एक विभाग पर पूर्ण नियंत्रण नहीं दिया गया था। इस प्रकार से विभाजन किया गया। किस प्रकार से? कि हस्तांतरित विषयों के प्रति उत्तरदायी मंत्री, जो हस्तांतरित विषय थे उनके प्रति जो उत्तरदायी मंत्री थे, को किसी भी विभाग का पूर्ण नियंत्रण नहीं दिया गया। वो किसी भी विभाग का उनके पास पूर्ण नियंत्रण नहीं था, पूर्ण नियंत्रण नहीं दिया गया। वस्तुतः विषयों का विभाजन इस प्रकार किया गया था, विषयों का विभाजन इस प्रकार किया गया था कि उत्तरदायी मंत्रियों के हाथ में कम से कम शक्ति रहे। जो उत्तरदायी मंत्री उनके हाथ में कम से कम शक्ति रहे, जितनी कम हो उतनी शक्ति रहे। और वे रक्षित क्षेत्र जो कि गवर्नर के प्रति उत्तरदायी कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के अधीन थे, के सहयोग पर निर्भर करें। क्या एक मंत्री की आपने बात सुनी, उसने कहा मैं कृषि मंत्री था तो भी मेरे पास कोई कार्य नहीं था, मैं उद्योग मंत्री बना तो भी मेरे पास किसी प्रकार के कोई वो नहीं थी, शक्तियाँ नहीं थी, पावर नहीं थे। जितने भी विभाग हैं उद्योग मंत्री के अधीन जो आने चाहिए वो सब रक्षित विषय थे। तो रक्षित विषय किसके पास थे? गवर्नर और गवर्नर के प्रति उत्तरदायी कार्यकारिणी सदस्यों के पास थे। मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो हस्तांतरित विषयों के जो उत्तरदायी मंत्री थे उनकी भी शक्तियों को सीमित कर दिया गया। उनके पास भी पूरी तरह से शक्ति नहीं थी कि वह अपनी शक्ति का प्रयोग कर सके। विषयों का विभाजन इस प्रकार किया गया था कि उत्तरदायी मंत्रियों के हाथ में कम से कम शक्ति रहे और रक्षित क्षेत्र के जो गवर्नर हैं और उसके प्रति जो उत्तरदायी कार्यकारिणी सदस्य हैं उन पे सदैव वो निर्भर रहे, सदैव निर्भर रहे। इस प्रकार का विभाजन किया गया था। इसलिए कहा गया, इसलिए आलोचना बनी कि विषयों का अतार्किक और अव्यवहारिक विभाजन। अब तीसरा पॉइंट आता है,
गवर्नर की स्वेच्छाचारी शक्तियाँ, गवर्नर की स्वेच्छाचारी शक्तियाँ, गवर्नर को अत्यधिक शक्तियाँ दी गई 1919 के अधिनियम के तहत। गवर्नर और उसके प्रति कार्यकारिणी सदस्यों को अत्यधिक शक्तियाँ दे दी गई। तो गवर्नर की स्वेच्छाचारी शक्तियाँ 1919 के अधिनियम के तहत गवर्नर को मंत्रियों को नियंत्रित करने और मंत्रियों के प्रस्तावों को अस्वीकार करने की शक्तियाँ प्रदान की गई। गवर्नर को क्या दिया गया? 1919 के अधिनियम के तहत गवर्नर को मंत्रियों को नियंत्रित करने, मंत्रियों को कंट्रोल करता था, नियंत्रित करता था, तथा वो जो प्रस्ताव भेजते थे, मंत्रियों के प्रस्तावों को अस्वीकार करने की शक्ति प्रदान की गई। वो कोई भी प्रस्ताव भेजते थे, गवर्नर उसको अस्वीकार कर सकता था। अस्वीकार करने की शक्ति दे दी गई थी। यदि गवर्नर अस्वीकार कब करता था? यदि गवर्नर यह समझता कि इन प्रस्तावों को स्वीकार करने के परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। यदि गवर्नर यह समझता कि जो प्रस्ताव आए हैं, इन प्रस्ताव को यदि स्वीकार किया गया तो इनके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं, विनाशकारी हो सकते हैं। इसलिए गवर्नर को ऐसी शक्तियाँ दे दी गई कि वो एक तो मंत्रियों को नियंत्रित करता था और क्या करता था? उनके प्रस्तावों को अस्वीकार कर सकता था, अस्वीकार कर सकता था यदि वो उनके परिणाम विनाशकारी हो तो। व्यवहार में क्या था? गवर्नर द्वारा विशेष परिस्थितियों के लिए प्रदान की गई इन शक्तियों के आधार पर गवर्नरों ने मंत्रियों के कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया था। गवर्नर को ये शक्तियाँ दे दी गई थी कि प्रस्तावों को ठुकराना, मंत्रियों पर नियंत्रण रखना, इससे गवर्नर ने मंत्रियों के कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया था। बहुत अधिक हस्तक्षेप करता था गवर्नर, मंत्रियों के कार्यों में अत्यधिक हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया था। संयुक्त प्रांत के मंत्री, संयुक्त प्रांत था, उसके एक मंत्री थे मिस्टर चिंतामणि ने यह कहा था कि, क्या कहा था चिंतामणि ने? इन्वर्टेड कॉमर्स में लेना, शक्ति गवर्नर के पास है, मंत्रियों के पास नहीं है। इन्वर्टेड कॉमर्स बंद कर दो। शक्ति केवल गवर्नर के पास है, मंत्रियों के पास कोई शक्ति नहीं है। 1919 का अधिनियम, विषयों का बंटवारा इस प्रकार किया गया कि गवर्नर को स्वेच्छाचारी शक्तियाँ दी गई, अत्यधिक शक्तियाँ दी गई। वो मंत्रियों को नियंत्रित कर सकता था, वो मंत्रियों के प्रस्तावों को अस्वीकार कर सकता था। यदि वो ये समझे कि ये जो प्रस्ताव है ये इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं, उनको अस्वीकार कर सकता था। तो गवर्नर को अत्यधिक शक्तियाँ दे दी गई थी। मिस्टर चिंतामणि ने क्या कहा? शक्तियाँ केवल गवर्नर के ही पास थी, गवर्नर को अत्यधिक शक्तियाँ दे दी गई थी, मंत्रियों के पास कोई शक्ति नहीं थी, किसी भी प्रकार की कोई शक्ति मंत्री के पास नहीं थी। यद्यपि नीति संबंधी मामलों में मुझे कार्य करने की स्वतंत्रता थी। अब एक और मंत्री आते हैं, कौन से? मध्य प्रांत के एक मंत्री, मध्य प्रांत के एक मंत्री हैं मिस्टर केलकर। मध्य प्रांत के एक मंत्री हुए थे मिस्टर केलकर। उन्होंने क्या कहा? इन्वर्टेड कॉमर्स में लेना, उन्होंने शिकायत की थी। उन्होंने शिकायत क्या की? इन्वर्टेड कॉमर्स में, यद्यपि नीति संबंधी मामलों में मुझे कार्य करने की स्वतंत्रता थी, नीति संबंधी मामलों में मुझे कार्य करने की स्वतंत्रता थी, लेकिन विस्तार की बातों में निरंतर हस्तक्षेप किया जाता था, लेकिन विस्तार की बातों में निरंतर हस्तक्षेप किया जाता था। इन्वर्टेड कॉमर्स बंद कर देना। क्या कहा मिस्टर केलकर, जो मध्य प्रांत के मंत्री थे? उन्होंने क्या कहा कि मेरे पास, उनके पास क्या था? नीति संबंधी मामलों में कार्य करने की उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता दी गई थी। नीति संबंधी मामलों में वो पूर्ण स्वतंत्रता से कार्य कर सकते थे, लेकिन विस्तार की बातों में निरंतर हस्तक्षेप किया जाता था। यदि वो विस्तार की बात करें तो निरंतर हस्तक्षेप किया जाता था। इस प्रकार गवर्नर की स्वेच्छाचारी शक्तियों के कारण 1919 यहाँ
द्वैध शासन प्रणाली असफल रही। द्वैध शासन प्रणाली गवर्नर की स्वेच्छाचारी शक्तियों के कारण ही असफल रही। गवर्नर के पास अत्यधिक शक्तियाँ थी, मंत्रियों के पास कोई शक्ति नहीं थी। गवर्नर हर प्रकार से हस्तक्षेप कर सकता था और गवर्नर हस्तक्षेप करता था, अत्यधिक हस्तक्षेप करता था मंत्रियों के कार्यों में। तो ये एक और इसकी असफलता का कारण बना द्वैध शासन प्रणाली का। आगे के दोष अगली कक्षा में करेंगे।